नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का स्पॉन्सर पार्टनर रशिया है। इस व्यापार प्रदर्शनी में 2400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 4.5 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि ये ट्रेड शो राज्य की आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस साल रशिया को पार्टनर कंट्री के रूप में चुना गया है, जो इस आयोजन को और विशेष बनाता है। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य यूपी को अगले कुछ वर्षों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी एक विशेष अवसर है। ये केवल एक एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन का एक स्वरूप है। 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। चीन अब विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री बन गया है। चाइना अब विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में विकासशील देशों को दिए जाने वाली विशेष सुविधाओं की मांग नहीं करेगा। चीन के रुख में ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी मांग अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ये कदम ऐसे समय में वैश्विक व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास है जब टैरिफ वॉर और अलग अलग देशों द्वारा इंपोर्ट को बैन करने के कदम व्यापार जगत को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से ये तर्क देता रहा है कि चीन को विकासशील देश का दर्जा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई सेंसेक्स इस साल सपाट रहने के बाद अगले साल 13% तक रिटर्न दे सकता है। एचएसबीसी का मानना है कि 2026 के आखिर तक सेंसेक्स 94,000 के स्तर को छू सकता है। इस समय ये 82,000 के आसपास है। इसके साथ ही इंडियन इक्विटी को न्यूट्रल से अपग्रेड कर ओवरवेट कर दिया गया है। हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का कहना है कि ये बदलाव बेहतर बाजार मूल्यांकन, अनुकूल सरकारी इनिशिएटिव्स और घरेलू निवेशकों की लगातार बढ़ती भागीदारी के कारण है। ये एचएसबीसी के एशिया सेंटर्ड इक्विटी दृष्टिकोण में बदलाव को भी दर्शाता है, जो एशियाई क्षेत्र के उतार चढ़ाव भरे माहौल में भारत को तुलनात्मक रूप से आकर्षक शेयर बाजार के रूप में मजबूती से स्थापित करता है। राज्य सरकारों की सिक्योरिटीज की ताजा नीलामी में देश के 11 राज्यों ने कुल 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। रिजर्व बैंक ने बताया कि नीलामी में कट ऑफ प्रतिफल 7.26% से 7.45% के बीच रहा। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल भाग लेने वाले राज्यों में शामिल थे। नीलामी के लिए नोटिफाइड कुल राशि 27,000 करोड़ रुपए थी, जबकि कुल एलोकेशन 25,000 करोड़ रुपए था। तेलंगाना इस नीलामी में सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स में से एक रहा, जिसने 22 से 26 साल की मैच्योरिटी अवधि के 4 चरणों के माध्यम से कुल 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। बिहार दूसरे स्थान पर है। 2 निर्गमों के माध्यम से बिहार ने 4,000 करोड़ रुपए जुटाए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को 1,500 करोड़ रुपए मिले। मध्य प्रदेश ने 2 किस्तों में 3,000 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और पंजाब को 1,000 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल ने 2,500 करोड़ रुपए हासिल किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया। ये ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद करेगा। इसका मकसद कारोबारियों को राहत देना और टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। ट्रिब्यूनल के लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बिजनेस को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। This is where I think the GSTAT matters, which is getting launched today. Ease of living for taxpayers extend beyond filing and refunds. It includes fair, efficient and dispute resolution. The GSTAT is a natural extension of this reform arm or reform arc, as you would like to say. It's an important advance for ease of doing business and a vital forum for justice. In simple terms, if I have to say this, when a taxpayer has a dispute, the first appeal lies, as was shown in that video presentation a minute ago. When a taxpayer has a dispute, the first appeal lies within the tax administration. But at the second level, whether the original order is from the center or a state, the appeal will now converge at a single independent forum, that is the GSTAT. So earlier you wouldn't have had this convenience. For the first time, therefore, जीएसटी 80 से कारोबारियों को फायदा होगा। पहले जीएसटी विवादों को सुलझाने में लंबा वक्त लगता था। ट्रिब्यूनल की बेंच दिल्ली में होगी। इसके अलावा देश भर में 31 स्टेट बेंच भी बनाई जाएंगी। उद्योग जगत लंबे समय से टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए ऐसे फोरम की मांग कर रहा था। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद एफएमसीजी कंपनियों ने अपने लोकप्रिय पैक्स के दाम घटा दिए हैं, लेकिन पैकेजिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी दिक्कतों के चलते उपभोक्ताओं को अब 2, 5 और 10 रुपए जैसी मैजिकल प्राइस पॉइंट्स की जगह ₹1.75, ₹4.50, ₹4.45 जैसे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि पैक का वजन तुरंत बदलना संभव नहीं था, क्योंकि पैकेजिंग पहले से प्रिंट हो चुकी थी। ऐसे में जीएसटी का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उन्हें टेम्परेरी तौर पर यह कदम उठाना पड़ा। एक अस्थायी उपाय के रूप में उन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए लोकप्रिय पैक्स की अधिकतम खुदरा कीमत कम कर दी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के बाद ही दी जाएगी। डीजीएफटी ने कहा कि गैर बासमती चावल की एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ी गई है। इसके तहत गैर बासमती राइस निर्यात की मंजूरी एपीडा से अनुबंध रजिस्ट्रेशन के बाद ही दी जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड सब डायरेक्टरेट ने चीन से कुछ क्रेन्स के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग फीस लगाने की सिफारिश की है। इसका मकसद डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सस्ते आयात से बचाना है। चीनी उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बायो प्रोडक्ट्स के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौते पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के जैविक मानकों और प्रमाणन प्रणाली को मान्यता देंगे, जिससे व्यापार में बाधाएं कम होंगी और सर्टिफिकेशन की समानता सुनिश्चित हो सकेगी। इस एमआरए के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में उगाए और प्रोसेस किए गए बायो प्रोडक्ट्स पर यह सिस्टम लागू होगा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बायो प्रोडक्ट्स के बाजार 30 से 40% ज्यादा मूल्य रखते हैं, जिससे किसानों को बेहतर आय और जीवन स्तर का लाभ मिलेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिर्फ अडानी समूह को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को निशाना बनाया है। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने कंपनी के शेयर धारकों को लिखे एक पत्र में ये बात कही। अडानी ने पत्र में अपने ग्रुप को सेबी से मिली राहत की भी सराहना की। अडानी ने शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ अडानी ग्रुप की आलोचना नहीं थी, ये वैश्विक स्तर पर सपना देखने के भारतीय उद्यमियों के साहस को सीधी चुनौती थी। अडानी ने कहा कि उनके ग्रुप के लिए ये एक ऐसे परीक्षण की शुरुआत थी जिसने हमारी लचीलेपन के हर आयाम को प्रभावित किया। इसने हमारे शासन, हमारे मकसद और यहाँ तक कि इस विचार पर भी सवाल उठाया कि भारतीय कंपनियां स्केल और एम्बिशन के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने का साहस कर सकती हैं। अडानी ने पत्र में अपने समूह को सेबी से मिली राहत की सराहना की। 18 सितंबर को सेबी से अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को राहत मिली है। नियामक ने इन्हें 2023 की शुरुआत में अब बंद हो चुके अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों से बरी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज मंजूर किया है। इस योजना से देश में 4.5 मिलियन ग्रॉस टन की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और 30 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इस योजना के तहत शिप बिल्डिंग वित्तीय सहायता योजना को मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है। इसमें कुल 24,736 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट के लिए 4,001 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन की स्थापना भी की जाएगी, जो इन फैसलों को लागू करने का काम करेगा। इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों से जुड़े मुद्दे को लेकर जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पीआईएल पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाने के मामले में इंटरिम ऑर्डर जारी किया। इसके लिए कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा। कोर्ट ने अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक करने के आदेश देते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है। पेटीएम मनी ने जियो ब्लैकरॉक की पार्टनरशिप में भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है। जियो का जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशक न्यूनतम 500 रुपए से एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये फंड केवल पेटीएम मनी ऐप पर अवेलेबल है। ब्लैकरॉक के ऐसे ही मॉडल को अपनाने वाला ये भारत का पहला इक्विटी स्कीम है। इसमें एआई, मशीन लर्निंग, कंज्यूमर ट्रांजैक्शन और सर्च एक्टिविटी जैसे अल्टरनेटिव डेटा सोर्स का इस्तेमाल होता है।
इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ब्लैक रॉक का अलादीन रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म करीब 1000 इंडियन कंपनीज का डेटा एनालाइज करता है। ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी देता है। इसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और कोई एग्जिट लोड नहीं है। डिजिटल फर्स्ट एएमसी के लिए पेटीएम मनी जैसा पार्टनर, जिसकी पहुंच काफी बड़ी है, भारत के बढ़ते मार्केट साइज के लिए स्केलेबल लो कॉस्ट इक्विटी सॉल्यूशन ऑफर करने में मदद करेगा। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।